हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं। फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का। ये वीडियो जो तैयार की जाती है आप लोगों के लिए, ये आपके हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। एक जानकारी आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि सुबह के 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न प्राप्त होते हैं। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, और रात के 8:05 पर आपको जो वीडियो प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों, वो हिस्ट्री से संबंधित होती है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 245 सदस्य, 250 सदस्य, 235 सदस्य या फिर 240 सदस्य। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक देखें क्योंकि जब आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटता नहीं और आप एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके और आपको भी प्राप्त हो सके दोस्तों। और मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं भागना दोस्तों, क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर जुनून होता है, जिनके अंदर कोई चीज़ प्राप्त करने की चाहत होती है। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको आत्मविश्वास रखना होगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो पहला, भारतीय संविधान के अनुसार 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 80 के अनुसार अधिकतम सदस्य हो सकते हैं प्यारे दोस्तों 250 सदस्य। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 85। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97। प्रश्नों को देखते हुए विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे ये देखने का प्रयास करें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। हमारा ध्यान इस तरफ केंद्रित करना होता है दोस्तों ताकि आप ये जान पाएँ कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा दोस्तों। और द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आता है ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो सके। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 93 में। दोस्तों किस में बात कही गई है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 93 में। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा और ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ की व्यवस्था का उल्लेख करता है? विकल्प है अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 34। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 34। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 98। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आपकी लगन बहुत अच्छी है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने कोशिश की है तो पूरी कायनात आपको उसके पीछे मिलाने से पीछे नहीं हटती है। तो जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भाग तू, यूं ही कुछ किए बिना हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की जो गणपूर्ति होती है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है? ऐसा उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? आपके विकल्प है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख किया गया है कि सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? प्रश्न देखा आपने, विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो पहले दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 जो है वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, मतदान और गणपूर्ति से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 103 के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होती है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? 100 दिया हुआ है, अनुच्छेद 100 दिया है, ए विकल्प है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जिसमें गणपूर्ति की बात कही गई है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी, तो ये उल्लेख किया गया है एक्ट 100 के पार्ट 3 में। ठीक है दोस्तों, 100 के पार्ट 3 में ये बात कही गई है। और अगर 100 में एक और बात कही गई है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही होगी, जो मतदान होगा, जो गणपूर्ति होगी, उन सभी का उल्लेख 100 में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों की मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? प्रश्न है, संसद और उसकी समितियों को एवं सदस्यों के विशेष अधिकारों को और उन्मुक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 102। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। सुबह के 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न प्राप्त होते हैं और दोपहर 2 बजे आपको भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न प्राप्त होते हैं। रात के 8:05 पे आप हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो तीनों ही क्लासों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मिस मत कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। अगर इन प्रश्नों को आप प्राप्त कर लेते हैं इस श्रृंखला से, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियां, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के किस संविधान में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना था। आपका विकल्प है अनुच्छेद 115, 107, 105, 102। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 105। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 105 हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प है अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 85। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प क्या है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 85। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति की स्थिति हो। तो 108 होगा उत्तर दोस्तों। 108 आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? बात समझ में आ रही दोस्तों? भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो धन विधेयक है इसको राज्य की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? विकल्प क्या है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 298 और अनुच्छेद 193। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों के परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 109। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109। ठीक है, अनुच्छेद 109। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, ऐसा भी इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 109 होगा। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि अनुच्छेद 254 का संबंध किससे है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 110। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 120 की बात करें तो अनुच्छेद 120 जो है वो संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से संबंधित है। 120 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा अनुच्छेद। ठीक है, और अनुच्छेद अगर हम 100 की बात करते हैं तो सदनों में मतदान और कार्य करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, 100 किससे संबंधित है? कार्य करने की शक्ति से संबंधित है। कार्य करने की शक्ति, ठीक है, कार्य करने की शक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 115 ये अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों की अनुमति से संबंधित है। और यहाँ पे उत्तर पूछ रहा है कि धन विधेयक किससे संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा संबंधित है प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 110 से। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 123। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 123। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 की तो बताइए अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो ये अनुच्छेद 110 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110 हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर अगर बात करें अनुच्छेद 127 क्या बताता है तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 27 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद 95 की बात करें तो अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने से की शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो राष्ट्रपति की संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में
उल्लेख करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है धन विधेयक का विवरण, तो बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उल्लेख करता है कि संसद में जो भी कार्य किया जाएगा वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। आपके विकल्प है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 119। तो अनुच्छेद अगर 120 की बात करें तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 121 जो है वो संसद में चर्चा पर निर्बंध से संबंधित है। और 122 की बात करें तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाने से संबंधित है। 119 की बात करें तो ये संसद में वित्त कार्य संबंधी प्रक्रिया से संबंधित है। पर यहाँ पे पूछ रहा है कि संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी भाषा में किया जाए, भाषा से संबंधित क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 120 हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है 120। तो ए विकल्प राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 232, 312, 123, 213। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 232 की, तो अनुच्छेद 232 किससे संबंधित है, तो ये निरसित है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम अनुच्छेद 312 की बात करें, है ना, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित होता है ना भैया दोस्तों, बताइए अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। तो 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अवकाश से संबंधित अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 123 में दिया गया है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। 213 का संबंध किससे है, तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल की शक्ति है। तो ये राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है 213 पे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 124 का 2 से, अनुच्छेद 224 के 1 से, या फिर अनुच्छेद 15 से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है वो अनुच्छेद 124 का पार्ट 2 है। तो 124 का 2, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, 128, 125। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 128, जिसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 128। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसमें ये बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने प्रति न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। तो अनुच्छेद 129 इसका सही उत्तर होगा, जो कि सी विकल्प में दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में है? भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट दिल्ली में? अनुच्छेद 131, 130, 132, 129। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 130, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भी बैठाया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 150 का संबंध संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 138 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 140 किससे संबंधित है? तो ये उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, न्यायालय की शक्तियों से संबंधित सहायक शक्तियाँ, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 140। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 127, 133, 147 या फिर अनुच्छेद 141? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगा? अनुच्छेद 127 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 127 का संबंध न्यायमूर्तियों की नियुक्ति से है। 133 का संबंध जो है वो उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। और 147 की बात करें तो 147 का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है, या निर्वाचन से संबंधित है, समझ लीजिए। और अनुच्छेद 147 हो गया। अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है? तो यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 141। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने की अधिकृत करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। तो 144 तो सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना से संबंधित है। 145 की बात करें तो न्यायालय के नियम से संबंधित होता है। 142 जो है वो उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित होता है। और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 आपके डी विकल्प में दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 157। तो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 144 है उसमें भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकारी, नागरिक तथा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 144 जो कि सी विकल्प में दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 148 है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है?
अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 354। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 149 है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 149 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 234 की, तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से अलग व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। अनुच्छेद 189 की बात करें तो अनुच्छेद 189 के संबंध किससे है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो 189 का सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति से संबंधित होता है। और 354 का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो 354 का संबंध होता है किससे होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए 354 का उल्लेख किससे होता है। तो 354 का उल्लेख होता है जब आपातकाल की उद्घोषणा होनी हो, राजस्वों के विवरण संबंधी उपबंधों को लागू होना हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 149। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 154। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से उत्तर क्या देखा आपने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 154। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 161। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से जो अनुच्छेद संबंधित होता है वो होता है अनुच्छेद 161। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 161 में क्या बात कही गई है कि राज्यपाल जो है वो राज्य के कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए क्षमादान, स्थगन, राहत या दंडादेश में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आगे तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।